श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग मेरे साथ बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का आपका प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का विषय आप लोग पढ़ रहे हैं। और जहाँ तक आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं, हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में बातें कर रहे थे। फोटोसिंथेसिस में हम लोग जिक्र कर रहे थे आपका मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पर आप लोगों ने देखा है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लोगों ने कहा है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर दो प्रकार के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की हम लोगों ने बातें की है कि लाइट रिएक्शन के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, कि हमने कहा कि इसके अंदर क्या होता है, पिगमेंट्स का एक्टिवेशन होता है, फिर फोस्फोराइलेशन होता है, फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। ये जस्ट हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा है। तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जब फोस्फोराइलेशन का प्रोसेस हो रहा है, फोस्फोराइलेशन का मतलब आप लोगों ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के कारण से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और ये एनर्जी का फॉर्मेशन किस रूप में होता है, एडीपी जो है वो रिलीज होती है और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में मिलकर एटीपी का फॉर्मेशन कर देती है। तो इस प्रोसेस को आप लोगों ने कहा है, ये क्या चीज़ है, फोस्फोराइलेशन जो है उसकी प्रोसेस के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। वहीं आप लोगों ने देखा है कि जो फोस्फोराइलेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस फोस्फोराइलेशन को एक साइंटिस्ट है आर्नोन, उनके द्वारा इस फोस्फोराइलेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो आप लोगों ने देखा साइक्लिक फोस्फोराइलेशन और दूसरा देखा आप लोगों ने नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोस्फोराइलेशन की तो हम लोगों ने बातें की है कि भाई साइक्लिक फोस्फोराइलेशन आप किसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन सेंटर से निकलने के बाद में इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के माध्यम से घूमकर वापस उसी रिएक्शन सेंटर तक वापस आ जाता है। तो इस प्रोसेस को आप लोग क्या कह रहे थे, साइक्लिक फोस्फोराइलेशन। किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है वो सारा आप लोगों ने जाना है। आज के इस वीडियो में हम जो फोस्फोराइलेशन का आपका जो दूसरा टाइप है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं कि नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन होता है, इसके अंदर पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड। पीएस फर्स्ट पीएस सेकेंड क्या है, आपने पहले प्रीवियस वीडियो में देख लिया है कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड के रूप में जाने जाते हैं। इनके अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है, यानी कि ये सारा का सारा आप लोग पढ़ चुके हैं। पीएस फर्स्ट क्या होता है, पीएस सेकेंड क्या होता है। तो आप लोग कह रहे हैं कि नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन के अंदर क्या होता है, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड सिस्टम जो होते हैं वो यहाँ पर काम में आते हैं। दोनों प्रकार के सिस्टम जो है वो यूज किए जाते हैं। फिर आप लोगों को पता है कि ये जो आपका पीएस फर्स्ट है, इसका रिएक्शन सेंटर क्या है, इस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। और पीएस सेकंड, इसका रिएक्शन सेंटर आप लोगों को किस रूप में देखने को मिलता है, इस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन के अंदर सबसे पहले पीएस सेकंड जो सिस्टम है, जिसके अंदर रिएक्शन सेंटर आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है, ये क्या काम करता है, जो लाइट के जो फोटोन हैं या जो क्वांटा है, इन क्वांटा को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन के कारण से आप लोग देखते हैं कि जो पिगमेंट होता है वो एक्साइटेड कंडीशन में आ जाता है। और फिर वही बात कि एक्साइटमेंट जो है इनका वो सीमित समय के लिए होता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भले ही वो डाउन हिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो या फिर वो अप हिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो, उस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोग देखेंगे कि पीएस सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, ये जो रिएक्शन सेंटर है ये क्या काम कर रहा है, लाइट के फोटोन जो है उनको ले रहा है। लाइट के जो फोटोन्स है, या आप कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, उनको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और एक्सेप्ट करने के बाद में ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होंगे, तो आप लोग देखेंगे कि इनके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया जाता है, किसके द्वारा,
प्लास्टोक्विनोन के द्वारा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा रिएक्शन सेंटर से? प्लास्टोक्विनोन। फिर प्लास्टोक्विनोन से आप लोग देखेंगे कि साइटोक्रोम सिस्टम की तरफ जाएगा। कौन सा? साइटोक्रोम B6, फिर साइटोक्रोम F और फिर PC प्लास्टोसाइनिन। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये जो रिएक्शन सेंटर है यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया प्लास्टोक्विनोन के पास में, प्लास्टोक्विनोन से कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम B6 के पास में, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास में, और यहाँ से फिर कहाँ चला गया? प्लास्टोसाइनिन के पास में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और आप लोगों ने देखा है PS फर्स्ट में भी, सॉरी आपने साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में भी पढ़ा है कि साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F की तरफ जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों को देखने को मिलता है तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है एडीपी के रूप में, और ये क्या करती है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में मिलकर क्या बना देती है? एटीपी जो है उसको बनाने का काम करती है। तो ये प्रोसेस ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी आपने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है, पीसी तक पहुँच गया। अब ये जो पीसी है, इस पीसी से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? PS फर्स्ट के अंदर इंटर कर जाएगा। और PS फर्स्ट का कौन सा रिएक्शन सेंटर आप लोगों को पता है? P700। यहां पर इलेक्ट्रॉन इंटर कर गया। अब यहां से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसपोर्टेशन PS फर्स्ट में कहां होता है? तो आप लोगों को पता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला इलेक्ट्रॉन ग्राही फेराडोक्सिन FD के रूप में, फेराडोक्सिन के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये फेराडोक्सिन के पास में जो आपके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, वो पहुंचा दिए जाएंगे। सारे के सारे पहुंच गए फेराडोक्सिन के पास में। तो आपने देखा कि PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन घूमकर वापस यहां पर नहीं आ रहे हैं। कहां पहुंच गए? ये PS फर्स्ट के अंदर पहुंच गए, और यहां पर FD के पास में पहुंचने के बाद में ये क्या कर देंगे? NAD से NADH2 का फॉर्मेशन कर देंगे, सॉरी NADP से NADPH2 का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन वापस उस रिएक्शन सेंटर पर नहीं पहुंचते हैं। क्या करते हैं? दूसरे सिस्टम के अंदर, दूसरे पिगमेंट सिस्टम के अंदर इंटर कर कर क्या करते हैं? NADPH2 का फॉर्मेशन करते हैं। इस कारण से हम लोग इसे क्या कह रहे हैं? नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन। समझ में आ गया? डिफाइन कैसे करेंगे कि भाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन पर, इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, वो इलेक्ट्रॉन घूमकर वापस उसी जो आपका रिएक्शन सेंटर है वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। उसके बजाय ये कहाँ चले जाते हैं कि दूसरे पिगमेंट सिस्टम में इंटर कर कर क्या करते हैं? NADP से NADPH2 का फॉर्मेशन करवाने का काम करते हैं। तो ऐसा जो फोस्फोराइलेशन आप लोगों को देखने को मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन। और इस नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन की आपको विशेषता आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसपोर्टेशन साइक्लिक रूप में आप लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरा आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर एक ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ ही आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या बनती है? NADPH2 जो है वो भी बनाई जाती है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ होता है? आपका नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन के अंदर। डायग्राम से समझाते हैं इसको। आई थिंक अब तक आप लोगों को ये अच्छे से पता चल गया होगा कि साइक्लिक फोस्फोराइलेशन क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन क्या होता है। हम बात करें नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन की, तो जैसा कि आप लोगों को पता है ये तो क्या है? पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल है। हमने क्लोरोफिल लिया है तो मान लीजिए ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर रिएक्शन सेंटर आपने कहा कि यहाँ कौन से सिस्टम काम करता है? PS सेकेंड सिस्टम काम करता है। इसका मतलब इसका रिएक्शन सेंटर क्या है? P680 के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या काम करेंगे? लाइट के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, या क्या है ये?
लाइट के फोटोन हैं। जब ये लाइट के फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं, आपको पता है एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटमेंट इनका लिमिटेड टाइम के लिए है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही PS सेकंड के अंदर कौन सा आप लोगों को देखने को मिलता है? PQ। PQ का मतलब क्या है? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन किस साइड में जाता है? आप लोग देखेंगे कि ये कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम B6। फिर यहाँ से कहाँ जाता है? आप लोग देखेंगे साइटोक्रोम F। यहाँ से कहाँ पर जाता है? PC प्लास्टोसाइनिन। और इसी तरह आपको पता है कि साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? आप लोग देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ ये PC से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये कहाँ इंटर कर जाएंगे? आप लोग देखेंगे कि ये इंटर कर गए PS फर्स्ट के अंदर। ये है आपका PS फर्स्ट और इसका रिएक्शन सेंटर आपको पता है P700 के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये आ गए आपके 4 जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? आप लोगों को पता है फेरेडोक्सिन के अंदर देखने को मिलेगा। क्या चीज़ है ये? फेरेडोक्सिन। और फेरेडोक्सिन के पास में यहाँ पर क्या होगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो यहाँ क्या होता है? NADP प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन्स। ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? NADPH2। कितने बनेंगे? 2 NADPH2 बनेंगे। 2 NADP, इसको ये करो, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब ये जो प्रोटॉन कहाँ से आ रहे हैं? तो वो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि ये 4H2O के मॉलिक्यूल्स है, कन्वर्ट हो जाएंगे 4H प्लस 4OH माइनस आयन। अब दूसरा हम बात करें, ये 4OH माइनस आयन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4OH। ये जो 4OH है ये कन्वर्ट हो जाएगा 2H2O प्लस O2 रिलीज हो जाएगी। तो ये सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसपोर्ट हो ही रहे हैं, आप लोग देखेंगे कि ये जो आपका H प्लस जिसको हम लोग कह रहे हैं ये यहाँ पर जा रहा है। ये H प्लस यहाँ से निकल कर आ रहा है। तो ये चीज़ क्या है? आपकी नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है ट्रांसपोर्ट होता हुआ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज आ गया? NADPH2 के फॉर्मेशन में काम आ गया। इलेक्ट्रॉन घूमकर वापस यहाँ नहीं पहुँचा है। इसका मतलब ये क्या चीज़ है? नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग देखें, एक बार इसको समझ लेते हैं डायग्राम को। आपने कहा कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में दोनों प्रकार के सिस्टम काम में आते हैं। PS सेकंड भी काम आता है, PS फर्स्ट भी काम आता है। आपको पता है इनके रिएक्शन सेंटर वगैरह किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसकी शुरुआत हो रही है PS सेकंड से। PS सेकंड के अंदर क्या होता है? ये कि जो पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इनका एक्साइटमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ग्राही, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही ये है, इसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ को ट्रांसफर हुए,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए और इस ट्रांसपोर्टेशन के कारण से यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं प्लास्टोसाइनिन के अंदर, और प्लास्टोसाइनिन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कहाँ इंटर करवा देता है, पीएस फर्स्ट के अंदर इंटर करवा देता है। और आपको पता है कि पीएस फर्स्ट में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा होता है, फेराडोक्सिन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस यहाँ नहीं आ रहे, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का क्या यूज होगा कि ये NADP के साथ में मिलकर NADPH2 बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको साथ में चाहिए प्रोटॉन्स की आवश्यकता है। ये प्रोटॉन कहाँ से आएंगे, तो आपने पढ़ा है कि लाइट रिएक्शन के अंदर एक क्या हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर की प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिलती है, बताएंगे हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो वाटर का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या बनता है, H+ आयन जो है वो बन रहे हैं। ये H+ आयन यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ आ गए इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के माध्यम से पहुंचा, और जो प्रोटॉन या H+ आयन जो आ रहा है वो डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच गया। और ये क्या काम करेगा, 2 NADP के मॉलिक्यूल्स के साथ में मिलकर क्या बना देगा, 2 NADPH2 जो है उनको बनाने का काम करेगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिलता है कहाँ पर, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी ATP के रूप में बनती है, एक ATP का मॉलिक्यूल बनता है, और NADPH2 के रूप में बनती है। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 NADPH2 के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन जाते हैं। अब यहाँ पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है NADP का मतलब क्या होता है, पहले भी बताया था, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, H2 और जुड़ गया, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज। ये सारा का सारा फुल फॉर्म के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, किस तरह से नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है वो, और किस प्रकार से कौन कौन से सिस्टम यहाँ पर काम में आते हैं। आई थिंक आप लोगों को नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। और इसी साइक्लिक या नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के साथ में ही आपका जो लाइट रिएक्शन का जो सेकेंड स्टेप था, आपने कहा था फर्स्ट स्टेप क्या थी, एक्टिवेशन ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट का एक्टिवेशन किया आपने, किस प्रकार से पिगमेंट जो है क्लोरोफिल वगैरह एक्टिवेट हुए थे, और इसी एक्टिवेशन में आपने देखा इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसपोर्टेशन, डाउन हिल ट्रांसपोर्टेशन, अप हिल ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों को देखने को मिला था। दूसरा आपने कहा फॉस्फोराइलेशन, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। एनर्जी का फॉर्मेशन आपने कहा आर्नोन ने, एनर्जी का फॉर्मेशन जो होता है यानी कि जो फॉस्फोराइलेशन होता है इसके 2 टाइप बताए, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन आपने देख लिया किस तरह से होता है, और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन आप ये समझ पा रहे हैं कि इस तरह से आपको नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अब इसके बाद में इस लाइट रिएक्शन की आपकी जो थर्ड स्टेप बच जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वो क्या होती है उसका हम लोग जिक्र करें। आप लोग देखेंगे कि ये जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर है इस प्रोसेस में आप लोगों को देखने को मिलेगा, भाई वाटर का मॉलिक्यूल है, ये क्या होगा, लाइट की प्रेजेंस में टूट रहा है H+ आयन OH- आयन के रूप में। फिर आप देखेंगे कि ये जो OH- आयन था ये फिर से टूट जाएगा इलेक्ट्रॉन के रूप में, और इस प्रकार से टूट जाएगा, OH आयन के रूप में टूट रहा है। ये जो OH है ये क्या बना रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल को बना रहा है, और साथ में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज कर रहा है। तो ये स्टेप क्या है आप लोगों की, इस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, ये है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब इस हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर के कारण से आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो H+ आयन बना है ये H+ आयन, और साथ में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन NADP के साथ में मिलकर क्या बना रहे हैं, NADPH2 का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये पूरी स्टेप आप लोगों की क्या कहलाएगी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है, लाइट रिएक्शन की जो थर्ड स्टेप है हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, उसके अंदर ये स्टेप्स आप लोगों को देखने को मिलती है। NADPH2 का फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। साथ ही आप लोग देख रहे हैं, आपने साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी पढ़ा है और अब आप लोगों ने नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी देखा है। यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर O2 रिलीज हो रही है,
जबकि साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में ऐसा नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या था, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है वो आप लोगों को नहीं देखने को मिला था। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि O2 का रिलीजमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। O2 क्यों रिलीज होती है? क्योंकि क्या होता है, वाटर का हाइड्रोलाइसिस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा आपका जो लाइट रिएक्शन का जो आपका टॉपिक होता है वो अपना कंप्लीट हो जाता है कि लाइट रिएक्शन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, पीएस पिगमेंट सिस्टम क्या होता है, फोस्फोराइलेशन क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है वो आप लोगों की क्या होती है। इसी के साथ में आप लोगों को थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में क्या अंतर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो थोड़े से कुछ अंतर आप लोगों को देखने को मिलते हैं जिनका हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में क्या होता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो घूमकर वापस उसी रिएक्शन सेंटर पर आ जाता है। जबकि नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है कि इस रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन निकला है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो घूमकर वापस यहाँ नहीं आ रहा, वो क्या काम कर रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन करवाने के लिए काम आ रहा है। एक अंतर हो गया, क्लियर है आप लोगों के। दूसरा, आप लोग देख रहे हैं कि साइक्लिक फोस्फोराइलेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर पीएस फर्स्ट सिस्टम काम आता है और इसका रिएक्शन सेंटर ये होता है। जबकि नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें मोस्टली पीएस सेकंड सिस्टम काम आता है और पीएस फर्स्ट सिस्टम जो है वो इसके लिए क्या होता है, एक पाथ के रूप में काम करता है, एनर्जी फॉर्मेशन करवाने के लिए एक पाथ के रूप में काम करता है। दोनों का रिएक्शन सेंटर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये भी अंतर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। दूसरी, आप लोग देख रहे हैं कि जो साइक्लिक फोस्फोराइलेशन होता है, कल आपने बात की थी, वहां पर 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। एक तो आप लोगों ने देखा था कि फेरेडोक्सिन से साइटोक्रोम B6 बनती है, वहां एटीपी बन जाती है, और एक एटीपी यहां बन रही थी। वहां पर एनर्जी जो है वो 2 एटीपी के रूप में प्राप्त होती है साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में। जबकि आप लोग देख रहे हैं नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में एनर्जी एक तो एटीपी के रूप में मिल रही है आप लोगों को, और क्या मिल रहा है, 2 NADPH2 के रूप में आप लोगों को प्राप्त होती है। ये दोनों के अंदर अंतर आप लोगों को देखने को मिलता है साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में। इसी के साथ में आप लोगों को पता है कि साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं देखने को मिलता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर है? और अंतर देखें, आप देखते हैं कि जो साइक्लिक फोस्फोराइलेशन होता है उसमें O2 रिलीज नहीं होती है, जबकि नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में O2 जो है वो रिलीज हो जाती है। तो ये भी अंतर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि पीएस फर्स्ट जो होती है वो मोस्टली साइक्लिक जो फोस्फोराइलेशन होता है वो आप लोगों को जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज है और कुछ ग्रीन प्लांट्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन होता है वो मोस्टली ग्रीन प्लांट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा यहाँ पर आप लोगों का साइक्लिक फोस्फोराइलेशन क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन क्या होता है, दोनों प्रकार के जो फोस्फोराइलेशन है उनके बीच में क्या कुछ डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वो सब कुछ हम लोगों ने जाना है। और इसी के साथ में आपका जो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, जिसमें आप लोगों ने कहा है कि इसकी मैकेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो यहाँ तक आप लोगों का लाइट रिएक्शन का जो पोर्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। आपने 3 स्टेप देखे लाइट रिएक्शन के, एक्टिवेशन ऑफ पिगमेंट सिस्टम, फिर दूसरा आप लोगों ने फोस्फोराइलेशन, और तीसरा हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर आप लोगों ने पढ़ा है। ये सारा का सारा पोर्शन जो है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। एक बात और आप लोगों को ध्यान में रखनी है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जेड स्कीम। जेड स्कीम क्या होती है? जेड स्कीम की बात हो तो आप लोग देखेंगे कि ये एक प्रकार का नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन ही है आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो जिगजैग अवस्था में, यानी कि जेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में आप लोग देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, जेड स्कीम के नाम से जाना जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है और जेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, जेड स्कीम के नाम से भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए जेड स्कीम क्या है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, वहां पर क्या बताना है आप लोगों को, नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन है उसका जिक्र आप लोगों को करना है।
तो यहाँ से आई थिंक आप लोगों का या तो लाइट रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, या साइक्लिक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, या पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। हमने डीपली इनके बारे में अच्छे से जान लिया है कि क्या कुछ इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, और आई थिंक आप लोगों को इन वीडियो के माध्यम से ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि लाइट रिएक्शन के अंदर क्या कुछ प्रोसेसेज आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसी के साथ में आज का वीडियो हमारा जो लाइट रिएक्शन के बारे में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो कंप्लीट हो जाता है। आगे नए जो वीडियोज़ के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।